मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान है, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कैबिनेट में राज्य मंत्री थे, एमओएस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो इसका मतलब है कि आप सबसे नज़दीक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। दिन में कितने बार मुलाकात होती? देखिए, नज़दीक कहना मुश्किल है क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है, करीब करीब 70-80 मंत्री होते हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री कार्यालय का राज्य मंत्री एक विशेष स्थान होता है। प्रधानमंत्री के साथ काम करना होता है। 6.5 साल में एमओएस पीएमओ था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। कितनी बार मिलते थे दिन में? कई 4-4, 5-5 बार मुलाकात होती थी, कई 2-2 दिन तक नहीं होती थी। कई वो दौरे पे जाते थे तो हमें यहाँ रुकना पड़ता था। तो ऐसा कोई निश्चित ये नहीं था। पार्लियामेंट के समय हर सुबह 10 बजे मीटिंग होती थी। पार्लियामेंट के बिजनेस के बारे में, पार्लियामेंट के क्वेश्चंस के बारे में अधिकारी आकर सबको ब्रीफ करते थे। और जवाब तलब तो हम ही करते थे, इसलिए हमें पूरा ब्रीफिंग देना पड़ता था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को पता होता था कि कौन सा विषय आने वाला है, कौन सा प्रश्न आने वाला है। अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के लिए जो सवाल लोकसभा राज्यसभा में पूछे जाते हैं वो राज्य मंत्री ही जवाब देते हैं प्रधानमंत्री के बिहाफ पर। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उनके बगल में ही जो है पृथ्वीराज चौहान साहब का भी दफ्तर था संसद भवन में, और वहीं पे ये हम लोग को ब्रीफ करते थे। जब न्यूक्लियर डील चल रहा था आप रोज हमें ब्रीफ करते थे, हमें समझाते थे, डॉक्टर साहब से ब्रीफ लेके आते थे। वो कैसा टेस्ट मोमेंट था? क्या डॉक्टर साहब को अंदाजा था कि लेफ्ट के सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद भी वो बिल पास करा दें? देखिए, ऐसे था कि जिस तरह से 1991 और से 96 के पीरियड में वित्त मंत्री होते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के अर्थव्यवस्था की पूरी दिशा बदल दी और एक बड़ी तेजी से विकास होने का एक रास्ता साफ किया। कई सारे विधायक करे। उसी महत्व का, उसी तरह का देश के विदेश नीति में बदलाव लाने का काम इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ने किया। क्योंकि देखिए, अणु ऊर्जा जो है, परमाणु ऊर्जा, उसका एक विशेष महत्व होता है। बिजली पैदा करने के लिए भी काम उसका होता है, लेकिन सामरिक महत्व बहुत जरूरी होता है। ये बात आप लेफ्ट को नहीं समझा पाए? नहीं, तो लेफ्ट को पता था सारा वो। लेकिन हालत ये हो गई थी कि हमारे पास जो ईंधन होता है, जो यूरेनियम धातु होता है, वो उसकी मात्रा बहुत कम थी। तो अगर वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, क्योंकि भारत ने एटमी परीक्षण किया था, इसलिए दुनिया के सभी देशों ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ऐसे व्यवस्था बनाई थी जिससे भारत के साथ कोई भी न्यूक्लियर तिजारत या व्यापार करना संभव नहीं था। तो उसके चलते हम कहीं से भी न्यूक्लियर फ्यूल यानी कि यूरेनियम मंगा नहीं सकते थे, बंद था। और इससे हमारा पूरा न्यूक्लियर कार्यक्रम, चाहे वो सामरिक कार्यक्रम हो चाहे ऊर्जा का, पूरा ठप पड़ जाता। इसकी जब जानकारी हमने डॉक्टर साहब को दी कि बहुत गंभीर परिस्थिति है, अधिकारियों ने हमें बताया, तब उनके दिमाग में आया कि इसमें कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील ये वो रास्ता था जिससे कि भारत को अब पर्याप्त मात्रा में न्यूक्लियर फ्यूल। उस ट्रिप पे मैं गया था डॉक्टर साहब के साथ। जी, तो मैं पॉलिटिकली पार्लियामेंट में कैसे इसको? नहीं, उसके क्या हुआ, देखिए, जो न्यूक्लियर डील का जो मामला था उसमें कोई बिल पास करने की बात नहीं थी। वो तो हमने कर दिया। और एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जाना था। लेफ्ट का कहना था कि मत जाइए। उनको समझाने के लिए हमने एक कमेटी बनाई थी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी साहब के नेतृत्व में। उसमें सभी लेफ्ट की पार्टियां थी, हर हफ्ते बैठकें होती थी, समझाने की हम पूरी कोशिश करते थे। लेकिन अगर लेफ्ट में से एक व्यक्ति भी अड़ जाए तो उसमें फिर आमरानी होती थी। थोड़ा सा सीताराम येचुरी का रवैया थोड़ा सा सॉफ्ट था, लेकिन प्रकाश करात जी का बहुत हार्ड लाइन थे, तो उसमें नहीं हुआ। और चलते चलते प्रधानमंत्री ने बहुत समझाने की कोशिश की कि देश के लिए बहुत आवश्यक है ये करना। लेकिन लेफ्ट पार्टी ने, उन्होंने एक सोचा कि आप अमेरिका के बहुत करीब जा रहे हैं, और सोवियत यूनियन उस समय नहीं था, लेकिन जो पूर्व सोवियत यूनियन था या रशिया, तो उससे आप दूर जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनकी समझ बन गई थी। और उसके चलते लेफ्ट ने विरोध किया। लेकिन अणु करार जो एग्रीमेंट था, समझौता था, उसके बाद तो उसको तो पार्लियामेंट का सैंक्शन नहीं चाहिए था। हमारे देश के कानून में अंतर्राष्ट्रीय जब समझौते करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट की मान्यता नहीं लगती। लेकिन उसके बाद एक न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, यानी कि कोई अगर हादसा हो जाए
तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो उसके तहत हमें भी अपने देश में कानून पारित करना था, ताकि उसके चलते फिर दूसरी कंपनियां भारत को अणु भट्टियाँ जो बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्टर दे सके, तो ताकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी तेज़ी से बढ़े। उसके लिए कानून पारित करना आवश्यक था, इसकी जिम्मेदारी मेरे पर थी। और आपने समाजवादी पार्टी की मदद से, टीएमसी की मदद जी, से तो उसके पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसमें लेफ्ट वाले साथ छोड़ के चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसमें समर्थन दिया। उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी रोल था, लेकिन वो जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें से हम बाहर निकले। लेकिन जो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल था, उसमें पारित करने के लिए सभी विपक्ष के दलों का साथ चाहिए था, विशेषकर बीजेपी का साथ चाहिए था, ताकि ऑल पार्टी कॉन्सेंसस बने, सभी दलों का एक आम राय से पास हो। तो मैंने सभी दलों से, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, बीजेपी के नेताओं के साथ कई सारी हमने बैठकें की। प्रणब मुखर्जी रहते थे, अरुण जेटली के साथ, सुषमा जी के साथ, जसवंत सिंह जी के साथ हमने बैठकें की, उनको समझाया। वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड थे, लेकिन विपक्ष के कारण उनको विरोध करना आवश्यक था। तो मैंने जेटली जी को काफ़ी पर्सनली बिल के बताया कि देखिए, आप भी जानते हैं कि देश के हित में है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ टेक्निकल कोई बदलाव चाहिए, तो ये कागज़ है, ये बिल है, आप पेंसिल लीजिए और जो आपको सुझाव देने दीजिए, और अगर सही होगा तो मैं अपने लोगों से पूछ के कर दूंगा। जेटली जी ने तुरंत पेंसिल उठाई, दो चार अब अच्छे तो अब तो वो तो बहुत बड़े वकील तो थे, तो उन्होंने लीगली कुछ करेक्शन करके मुझे दिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आई विल गेट इट एग्जामिन। हमारे लोगों ने कहा कोई हरकत नहीं, कर देंगे, और वो पारित हो गया। एक लास्ट सवाल है, पर्सनल ट्रिब्यूट कैसे देंगे आप डॉक्टर साहब, इतने लंबे समय? वेल, ही वाज ए अनयूजुअल पॉलिटिशियन, ही वाज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, बहुत ही बड़े एक ह्यूमन बीइंग थे, एक बुद्धिमान अर्थशास्त्र तो थे ही। राजनीति में आए क्योंकि एक विशेष परिस्थिति थी, और देश की जब पुकार, जब नरसिम्हा जी ने जब आग्रह किया, तो वो राजनीति में आए। वैसे पहले राजनीति में नहीं थे। कई लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह सिर्फ अर्थशास्त्रज्ञ थे, राजनीतिक नहीं थे, लेकिन मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। हाँ, राजनीति पूरी तरह से जानते थे, लेकिन हमारे परंपरागत जो राजनेता हैं कि जरा सत्ता मिल गई तो उनके दिमाग में सत्ता चढ़ जाती है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको जरा भी कहीं सत्ता का अहंकार नहीं था, एक अलग से ही राजनेता थे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो विनम्रता से जिस तरह से वो पेश आते थे, कोई छोटा अधिकारी हो, चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा नेता हो, सभी के साथ उनका बर्ताव बहुत विनम्रतापूर्वक बर्ताव था। मैंने किसी राजनेता को आज तक इस तरह का बर्ताव करते हुए नहीं देखा है। तो एक इसमें देश की बहुत बड़ी हानि हुई है, कांग्रेस पार्टी की बहुत हानि हुई है। मेरी निजी राय से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। मेरे राजनीतिक करियर का स्वर्ण काल में समझूंगा 6.5 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम करना। थैंक यू सर, और अपने सारे ये संस्मरण साझा करने के लिए शुक्रिया।